सबसे पहले लेडीज को या बुजुर्गों को मौका दें जो कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, हमसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं। सर जी, ये जो 8 महीने कस्टडी वाला है, हर केस के लिए अवेलेबल है? किसी भी केस में 8 महीने कस्टडी उसके बाद बेल आउट? वापस पूछें। ये जो 8 महीने की कस्टडी के बाद बेल आउट है, किसी भी केस में अवेलेबल है या कुछ ही केसों में है? ये जो बिल्कुल आपने सुदान यानी कि सौदान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी जो कल परसों ही जजमेंट आई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की और आज पब्लिश हुई है, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला नॉर्मली अगर किसी ने 8 महीने जेल काट लिए हैं तो उसमें मिल जाना चाहिए बेल। ये हर एक केस में नहीं होता। मैं आपको बताऊं कि जिसमें तो आजीवन कारावास है, जैसे मर्डर है या रेप है, इनमें तो ये नहीं मिलता। ठीक है, नॉर्मल रूल होता है कि अगर आपको 14 साल मिलने हैं और आपने 7 साल जेल काट लिया, अगर आपको 20 साल का जेल होना है, 10 साल आपने काट लिया, तो नॉर्मली बेल मिल जाना चाहिए। जो इन केसेस में फॉल नहीं करते उसमें मोटा यार्डस्टिक 8 साल का रखा गया है कि एज एन अंडर ट्रायल ही अगर उसने 8 साल काट लिया है तो बेल के लिए लिबरल होना चाहिए, क्योंकि इस देश में बेल रूल है और जेल एक्सेप्शन है, खासकर अंडर ट्रायल। दाताराम वर्सेस स्टेट में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा जजेस इस बात का ध्यान रखें, मजिस्ट्रेट इस बात का ध्यान रखें कि बेल अपने आप में कोई फ्रीडम नहीं है, आप आजादी नहीं दे रहे, केवल जेलर साहब चेंज हो जा रहे हैं। खाकी वर्दी वाले जेलर साहब नहीं, अब आपके माँ बाप पड़ोसी आपके जेलर हैं। आप अपनी मर्जी से कहीं जा तो नहीं सकते ना, आपको ट्रायल में तो आना ही पड़ेगा ना। तो इसीलिए ये मजिस्ट्रेट्स को, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को और इवन आप लोगों को पता होना चाहिए कि बेल जो है ये फ्रीडम नहीं है। बेल तो एक तरीके से कंडीशन है कि आप कोर्ट में आते रहोगे। हमें तो जब तक आपको सजा नहीं दिया, हमें आप चाहिए ना, आपके प्रेजेंस में सब कुछ होना चाहिए ना। ये आपका अधिकार है सेक्शन 273 सीआरपीसी में कि सारी गवाहियां आपकी प्रेजेंस में हो, आपको धोखा ना लगे। ठीक है, ये वाली बातें। और कोई प्रश्न? सर शुरू में है कुछ ऑप्शन? जी पूछें। सर हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। अरे ये वजह से कि मर्डर में 302 में 5 साल कस्टडी हो गई अंडर ट्रायल, इसमें है सर कोई ऑप्शन? मैंने आपको बताया मर्डर में क्योंकि आजीवन कारावास और डेथ की पनिशमेंट होती है, इस केस में सौदान सिंह का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन मान लो आप जो है लास्ट में कन्विक्शन हो जाती है और आपको मान लो 14 साल का सजा मिलता है, तो उसमें ये सेट ऑफ हो जाएगा। लेकिन अगर क्योंकि मैंने आपको बताया इसमें आजीवन कारावास का ही सजा है, तो आजीवन का मतलब होता है पूरी जिंदगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अब आप बोलो सर वो हो अब तो मेरा पूरा जिंदगी मेरे लिए कोई बेनिफिट नहीं है। नहीं, कन्विक्शन के बावजूद रिमिशन, पार्डनिंग, रिट्रीव, सस्पेंशन, कई तरह के बेनिफिट्स होते हैं। आपका कंडक्ट देखते हुए 26 जनवरी हो या फिर हो आपका 15 अगस्त, हम आपके कॉन्डक्ट पे आपको बेनिफिट दे सकते हैं। और क्या पता आपका ट्रायल आपको इफेक्टिव काउंसिल मिला, आपको हम आपको बताते हैं, कॉम्पिटेंट एडवोकेट देते हैं, सीनियर एडवोकेट देते हैं, आप बरी भी हो सकते हैं। ठीक है, सर एक ऑप्शन ये है जैसे कि जो हमारा आई विटनेस जिसने कंप्लेंट की केस के लिए, तो जो एविडेंस में है ना, वो अगर बोलते हुए मना कर दिया बोला हम नहीं जानते कौन है क्या है सर, मतलब वो कंप्लेंट हो गई पूरी खत्म। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो मर्डर का केस है, जैसे इसमें कंपाउंड नहीं हो सकता। जैसे वो बोलता है सर हमारा तो समझौता हो गया। दूसरा, अगर वो हॉस्टाइल हो जाता है, मान लो मुकर जाता है, तो ये मुकरना जो है ये एक अपने आप में अपराध है। ठीक है, अगर कोई मुकरता है जानबूझ के, अगर तो वो पुलिस ने गलत लिखा था फिर तो कोई चक्कर नहीं। लेकिन अगर वो जानबूझ के मुकरता है, कोऑपरेट नहीं करता है या किसी और कारण से वो नहीं करता, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी अभियोजन पक्ष के पास पूरे अधिकार हैं। कई धाराएं होती हैं 145, 154, 151, 152, इस तरह के बहुत सारी धाराएं हैं जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए प्रोसिक्यूटर अपनी कोशिश करेगा। और मजिस्ट्रेट साहब, मर्डर में लर्नेड सेशन जज साहब, वो म्यूट स्पेक्टेटर नहीं होते इतने बड़े और सीरियस केसेस में, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। 311 और 91 सीआरपीसी के तहत कोई भी क्वेश्चन किसी भी वक्त और कोई भी चीज कभी भी मंगवा सकते हैं। सेक्शन 73 एविडेंस एक्ट में भी जज साहब को ये पावर है, 165 एविडेंस एक्ट में भी ये पावर है। कहने का मतलब क्या, ये एक बहुत सीरियस ट्रायल होता है, सारे पार्टिसिपेट करते हैं। अगर आपको सच्ची में झूठा फंसाया है तो
तो आपको बरी कर कर वो जिसने कंप्लेंट धुची दर्ज कराई है उसके खिलाफ 250 सीआरपीसी में, सेक्शन 344 सीआरपीसी में उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। और अगर आपको बाइज्जत बरी यानी ऑनरेबल एक्विटल मिलता है तो फिर मैं बता दूं आपको, आप उसके ऊपर मेलिशियस प्रोसिक्यूशन का 1 साल के अंदर दावा डालकर रुपया में मुआवजा में जितना आपका जिंदगी व्यर्थ गया उसका मुआवजा भी आपको मिलता है। ठीक है सर, एक और है जैसे कि हमने तो मतलब डेड बॉडी वगैरह कुछ नहीं देखी है, कौन मरा है क्या है हमारे को कुछ नहीं पता है, डायरेक्टली लाके डाल दिया ट्रक में अंदर। ये डेड बॉडी भी नहीं देखी है, कौन है कहाँ पे क्या है। आपका क्या नाम है? ना कोई हमारी है। अरुण सोई। अरुण जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम आपको मासूम मान के चलते हैं। हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है इसमें अभी अरुण जी हमारे लिए बिल्कुल निर्दोष हैं। ये आपका मानव अधिकार है और आपको फेयर ट्रायल देना ये हमारी ड्यूटी है, आपका मौलिक अधिकार है। पुलिस अगर गलत होगी, गवाह गलत होंगे और आपकी जिंदगी ऐसे व्यवहार बर्बाद किया जा रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। किसनी की जजमेंट है, हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर और पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं, किसनी भाई स्टेट ऑफ गुजरात। तो आप निसंकोच होकर अपने केस को फेस करें और डे टू डे लगाकर फास्ट राशिद की गाइडेंस को यूज करके अपने रिमांड काउंसिल या अपने पैनल लॉयर के थ्रू, लीगल एड काउंसिल के थ्रू केस को, बेल मैटर्स को फास्ट करवाएं, डे टू डे करवाएं, लेकिन आपको फेयर ट्रायल मिलेगा। ठीक है, आप टेंशन ना लें। अगर आप निर्दोष हैं आपको बाइज्जत बरी किया जाएगा। सर जैसे कि हमारे को ना ऊपर हाई कोर्ट से टाइम बाउंड हो गया था सर। अगर ऑनरेबल हाईकोर्ट ने टाइम बाउंड किया है तो उसी टाइम पे खत्म करना पड़ता है। अगर किसी कारणवश जो जज साहब के यानी ऑनरेबल सेशन जज या लैंडेड मजिस्ट्रेट्स के बस में नहीं होता और डिले, मान लो कोरोना के कारण या सीटी वैकेंट रही, वो कुर्सी नहीं भरी, वो जज साहब की मतलब वो ट्रांसफर ही नहीं हुई उस जगह, ऐसे कारण में डेफिनेटली जब नए जज साहब आएंगे तो एक्सटेंशन मांगते हैं और एक्सटेंशन मिल जाता है, क्योंकि ट्रायल कोई आई वॉश नहीं है, स्पीडी ट्रायल और फेयर ट्रायल भी होना चाहिए। ठीक है, ये डे टू डे वाला सर क्या सिस्टम है? ये राशिद की गाइडलाइन होती है जिस दिन चार्ज फ्रेम हुआ, खासकर सेशन ट्रायल में सेक्शन 309 सीआरपीसी में विनोद, राशिद, गुरनैब, हुसैनरा खातून, इतनी सारी जजमेंट्स हैं जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कोई भी कही गई बात 141 संविधान के 141 अनुच्छेद में आपका मौलिक अधिकार बन गया, वो लॉ बन गया। वो राशिद ये बोलता है कि जिस दिन अरुण की चार्ज लग गया, अरुण पे चार्ज लग के गवाही लेनी शुरू कर दी, डे टू डे मतलब रोज, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे नहीं, गेस्टेड हॉलिडे नहीं, रोज केस लगाओ। और अगर वो कहते नहीं सर गवाह तो बुलाना पड़ेगा पंजाब से, ये मंडे के बाद ट्यूसडे कैसे लगा सकते हैं, तो वो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है फिर 2 हफ्ते बाद लगा दें, सर वो गवाह तो आ ही नहीं रहा, वो भगोड़ा हो रखा है, तो उसको अरेस्ट करके ले आओ, वारंट जारी कर रहे हैं। तो आपका कहने का मतलब है आपको उसी दिन पता लग जाएगा कि अच्छा मार्च 2022 की 3 तारीख को मेरे को आप फैसला सुना दोगे। आप सोचो आपको फैसला मिल जाएगा। ठीक है, कहते हैं जैसे कि हमारे ऊपर ना हाई कोर्ट बेल लगाई तो वो लिख के देते हैं भी अदर स्टेट का बंदा है इसलिए बेल नहीं दी जा रही, बाकी कोई रीजन नहीं है उसमें। देखो ऑनरेबल हाई कोर्ट या लैंडेड सेशन जज साहब के पास कोई भी चीज जो पेंडिंग है उस पर ना आपका बोलना ना मेरा बोलना ये डेकोरम के अगेंस्ट है। हाँ, नॉर्मल मैं लीगल पहलू में आपको ये कहना चाहता हूं कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने साफ उसमें कहा है कि अगर आप जो है आपका जमानती, क्योंकि आप उत्तराखंड के हैं या पंजाब के हैं और आपका जमानती बाहर का है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम वो जमानती नहीं लेंगे। ठीक है, अगर वो जमानती जो है सॉल्वेंट होगा यानी उसके पास प्रॉपर्टी होगी और जज साहब उसमें सेटिस्फाइड होंगे कि उसका कॉन्डक्ट ठीक है। कई बार आपको मैं बता दूं प्रोफेशनल जमानती आते हैं, वो 50 लोगों के लिए जमानती लेकर पैसे ले लेकर जमानती बन जाते हैं। तो जज साहब को, कोर्ट्स को इन बातों का ध्यान भी रखना पड़ता है कि ऐसा ना हो कि भाग जाएं। और आपको पता है आप ही है ना, कुछ लोग मिसयूज भी करते हैं, आपको पता तो है। इन चीजों के कारण जो है जज साहब को थोड़ी सख्ती भी दिखानी पड़ती है कई केसेस में, सीरियस केसेस में खासकर। ठीक है, थैंक यू।